नमस्कार दोस्तों, जीएन भवानी कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। और जो अपन लास्ट मोमेंट के अंदर जो संविधान पढ़ रहे थे उसी को आगे बढ़ाते हुए अब अपन चलेंगे कि भारत देश आजाद हो गया। आजाद होने के बाद के अंदर हमारा मेन पर्पस क्या था? संविधान का निर्माण करना। उसी के लिए अब काम किया जाएगा भैया। देश आजाद हुआ। आजाद कब हुआ था हमारा? 15 अगस्त 1947 को। फिर हमारे देश के अंदर संविधान बनाने के लिए कमेटी का गठन किया गया और उस कमेटी का नाम है बच्चों प्रारूप समिति। यही एग्जाम में हमारे इलेक्शन की भर्ती में क्वेश्चन आया था। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? क्वेश्चन आया था। अब अपन चर्चा करेंगे अपन, ठीक है? तो आइए प्रारूप समिति के बारे में जानते हैं। प्रारूप समिति जिसे आप ड्राफ्टिंग कमेटी या फिर मसौदा समिति के नाम से जानते हो। देखो बच्चों, प्रारूप समिति का मेन उद्देश्य क्या था? संविधान का निर्माण करना, ठीक है? तो प्रारूप समिति का इसे क्या कहेंगे? इसे ड्राफ्टिंग कमेटी, इसे ड्राफ्टिंग कमेटी या फिर मसौदा समिति के नाम से भी जाना जाता है। मसौदा समिति कहा जाता है, ठीक है? एक तो नए नाम होगी। और देखो बच्चों, संविधान बनाने के लिए जो मेन कमेटी थी वो प्रारूप समिति थी। इसका गठन कब हुआ था? आजादी के 14 दिन बाद में। भारत देश आजाद हुआ 15 अगस्त को और 14 दिन के बाद में बोले तो 29 अगस्त इसका गठन कब किया गया? 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन किया गया। और इस जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी प्रारूप समिति या मसौदा समिति, इसके अध्यक्ष किसे बनाए गए? डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर साहब को, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को क्या बनाया गया? प्रारूप समिति का अध्यक्ष। आपको पता होगा कि भारत के पहले कानून मंत्री कौन थे बच्चों? बी.आर. अम्बेडकर, ठीक है? जो फर्स्ट लॉ मिनिस्टर इन इंडिया बी.आर. अम्बेडकर, ठीक है? क्योंकि स्वतंत्र भारत का पहला मंत्रिमंडल जो कि एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट था, वो अपनों ने पीछे पढ़ चुके हैं। अब देखते हैं भैया, प्रारूप समिति के अध्यक्ष किसे बनाया गया? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। एक क्वेश्चन आ जाता है मे भी कि प्रारूप समिति के अंदर कुल सदस्यों की संख्या कितनी? कुल सदस्य देखो भैया, एक तो अध्यक्ष थे हमारे भीमराव अंबेडकर, 6 अन्य मेंबर थे। टोटल कितने सदस्य थे इस कमेटी के अंदर? कुल 7 सदस्य थे। और इस समिति का या इस कमेटी का मेन उद्देश्य क्या था? संविधान का निर्माण करना। संविधान का निर्माण करना, यह था मेन पर्पस किसका? प्रारूप समिति का। देखो भैया, ये 6 मेंबर कौन कौन से थे? ये अपने आर्मी में क्वेश्चन नहीं आता। मैं भी अगर आप एनडीए सीडीएस का एग्जाम देते हो तो पूछा जा सकता है। इसके अंदर कौन कौन से सदस्य और थे? एक तो भीमराव अंबेडकर जी थे, एक हो गए। उसके बाद में अंदर अपने कृष्ण स्वामी अय्यर, गोपाल स्वामी अय्यर, माधव राय, के.एम. मुंशी, मोहम्मद शाह अब्दुल्ला और डीपी खेतान। डीपी खेतान जी की डेथ होने के बाद में उनके स्थान पर कृष्णमाचार्य जी को लगाया गया या फिर उनके स्थान पर लाया गया। ये थे टोटल इसके अंदर मेंबर, ठीक है? तो अब देखो भैया, प्रारूप समिति ने संविधान के ऊपर काम करते हो। एक तो है हमारी संविधान सभा और एक है हमारी प्रारूप समिति। दोनों के अंदर थोड़ा सा अंतर है। संविधान सभा का काम क्या है? देखो, प्रारूप कमेटी क्या करेगी? संविधान बनाकर, नियम कानून बनाकर प्रस्तुत की जाएंगे किसके अंदर? संविधान सभा में, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में। और कॉन्स्टिट्यूशन जो असेंबली है वो ड्राफ्टिंग कमेटी के द्वारा जो प्रारूप या संविधान जो बनाकर भेजेगी उसके ऊपर बैठ के करेगी वो। मतलब संविधान बनाने का काम तो किसका है? प्रारूप समिति का। और उसको लागू करने का काम किसका काम है? संविधान सभा का। समझ में आ गई का नहीं? तो एक क्वेश्चन एग्जाम के अंदर, 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारे एग्जाम के दृष्टि। 2 क्वेश्चन क्या है वो सुनो आप। एक क्वेश्चन आ गया, संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष कौन थे? देखो सुनो आप लोगों, दोनों 2 मिनट फिर आप उत्तर देना। संविधान निर्मात्री सभा और एक संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? दोनों में अंतर है, क्योंकि संविधान का निर्माण करने के लिए कौन सी समिति? प्रारूप समिति। तो जो प्रारूप समिति का अध्यक्ष होगा वो क्या होगा? संविधान निर्मात्री
हाँ, वेरी गुड है। तो संविधान निर्मात्री सभा बोले तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष, तो संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष किसे बनाया गया? B.R. अम्बेडकर को। और संविधान सभा का अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को। वो तो अपन पीछे देख चुके हैं, ठीक है। ये चीज ध्यान रखना, 2 क्वेश्चन। तो संविधान निर्मात्री सभा और संविधान सभा 2 क्वेश्चन ऐसे आते हैं। तो इतना लिख लिया। अब देखो भैया, अपने जो प्रारूप समिति थी भीमराव अम्बेडकर की अध्यक्षता के अंदर जो बनाई गई थी, इन्होंने संविधान को 3 प्रारूपों में संविधान सभा में संविधान को प्रस्तुत किया। जिस हिसाब से मान लीजिए कि अपना भारतीय जो संविधान है वो क्या है, दूसरे अन्य देशों से क्या लिया हुआ, लगभग कितने 61 देशों के संविधान से हमने चीजें हमारे संविधान के अंदर जोड़ी गई है। तो हमने कितने देशों के संविधान से लिए? 61 कंट्री, इतने देशों के संविधान से हमने लिया है, अपना संविधान बनाया है। तो एक देसी भाषा में अपना संविधान की है क्या कुछ मांगड़ी इच्छा है अपना संविधान, ठीक है। तो बस जैसे मान लीजिए गांव के अंदर अपने छा चलाने जाते हैं कि भैया कोई मान लीजिए भंडारा हो तो घर पे जाते हैं ना, कब भाई जी छा गा लियो, तो जिसके जितनी ज्यादा होगी वो उस हिसाब से डाल देगा भैया। तो इसी प्रकार से भारतीय संविधान क्या है, उधार का थैला है, ठीक है। तो ये चीज है। तो अब देखो, तो हमारी प्रारूप समिति थी, इन्होंने 3 प्रारूपों में संविधान को क्या किया, प्रस्तुत किया, यहाँ पे संविधान सभा में रखा और उसके ऊपर बैठ के हुई भी। संविधान सभा प्रारूप समिति ने जितना संविधान प्रस्तुत किया था उसके ऊपर 114 दिन बहस हुई थी टोटल। ये चीज है, ठीक है। तो अब अपन चर्चा करते हैं, आगे बढ़ते हैं। ये लिख लिया। तो एग्जाम की दृष्टि से हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट है प्रारूप समिति का गठन कब हुआ? 29 अगस्त 1947 को। प्रारूप समिति के अध्यक्ष किसे बनाया गया? डॉक्टर B.R. अम्बेडकर साहब को। प्रारूप समिति के अंदर टोटल मेंबर कितने थे बच्चों? 7। और प्रारूप समिति का मेन पर्पस क्या था? संविधान का निर्माण करना। क्लियर हो गया? अब मैं मिटा दूं, लिख लिया ना सभी? तो यार साथ साथ में लिख लिया करो। अब देखो बच्चों, आगे होता क्या है, 3 प्रारूपों में संविधान को प्रस्तुत किया और फिर भी उसके अंदर संविधान सभा काम कर रही थी। जिस हिसाब से मान लीजिए उन्होंने मतलब अपने 3 प्रारूपों के अंदर संविधान को प्रस्तुत, जैसे पहले प्रारूप किया उसके ऊपर बैठ के हुई, तो संविधान सभा क्या करती है, इसके अंदर हमें संविधान जो प्रारूप समिति उन्होंने प्रस्तुत किया है उनमें से हमें जो संविधान सभा के अंदर जो मेंबर बैठते थे उन्होंने कहा कि जो हमें अच्छा लगता है उस बिल को पास कराओ संविधान सभा के अंदर। जिस हिसाब से मैंने क्या किया, मान लीजिए आप असेंबली हो, ठीक है, और मैं कानून बनाकर यहाँ पर प्रस्तुत किया। अब आप लोग बहस करोगे कि यार अपन संविधान बना रहे हैं तो कौन सी अच्छी बात है कि जो प्रारूप समिति इन्होंने प्रस्तुत कर दिया, लो साहब हमने ये बनाकर प्रस्तुत किया है, आपको जो अच्छा लगे वो रख लो। तो आप क्या करो, बहस करोगे यार ये चीज अच्छी है या नहीं है, इनको शामिल करें, ये नहीं, जो भी है इसके ऊपर चर्चा करके आप में से एक राय बनाकर वो पास कर देते। इस हिसाब से 3 प्रारूपों में प्रस्तुत किया। अब प्रस्तुत किया तो देखो भैया, जैसे मैंने यहाँ पर संविधान बना के आपके रखा, आप आपस में डिबेट किया, एक व्यक्ति को बिठा दिया, हाँ भैया ये उन्होंने मतलब इतना सारा पेज बना के दिए, उनमें जो बिल पास है वो पास कराओ, फटाफट बहस करी, उनको दे दिया भाई ये हमने पास कर दिया, तुम लिखता जा, ठीक है। अब देखो हमारे एक रेलवे में क्वेश्चन आया था, संविधान का लेखन का कार्य किसने किया? अब देखो भैया, अब बात आई कि सर प्रारूप समिति ने संविधान बनाया, संविधान सभा ने क्या किया, उसके ऊपर काम किया, और लिखने का काम किसने किया? तो उस बंदे का नाम पूछे तो उस व्यक्ति का नाम था भैया, छोटा सा नाम है, एक प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। क्या नाम है? प्रेम बिहारी नारायण रायजादा, ठीक है। ये संविधान का लेखन का कार्य किया था। अब देखो एक क्वेश्चन आता है कि सर हमारा संविधान बनकर कब तैयार हुआ? तो उत्तर क्या रहेगा बच्चों? 26 नवंबर 1949 को। 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बनकर तैयार हो गया। संविधान सभा ने कह दिया जी हमने संविधान को पास कर दिया है, आज हमारा संविधान बनकर तैयार हो गया है, और क्या करो प्रधानमंत्री महोदय जी जवाहरलाल नेहरू जी का संविधान लागू कर दो। तो नेहरू जी ने कहा रुको एक बार, आज हम संविधान लागू नहीं करेंगे। तो उन्होंने कहा सर क्यों? कि क्यों, इसके पीछे एक रीजन है कि आपको याद है कुछ कि क्या सर, कि पहली बार देश के अंदर पूर्ण स्वराज की मांग कब की गई थी? क्या सर लाहौर अधिवेशन 1929 के अंदर। क्या तब मैंने क्या कहा था कि हमें क्या चाहिए, हमें हमारा देश पूर्ण स्वराज, मतलब
जब देश हमारा है, नियम हमारे हैं, तो राज हम करेंगे, अंग्रेज कौन होते। ये जब डिमांड हमने रखी थी, तो हमें जब पूर्ण स्वराज की मांग रखी गई थी, और हमने क्या कहा था कि जब तक अंग्रेज हमें पूर्ण आजादी नहीं दे दे, तब तक हम प्रत्येक 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे, ये ऐलान किया था। हाँ, बिल्कुल किया था। तो पहली बार हमने स्वतंत्रता दिवस कब मनाया? 26 जनवरी 1930 को। वो बहुत ही बड़ा ऐतिहासिक दिन था कि लोग उस दिन को भूल जाएंगे। तो क्या किया जाए कि उसी की याद के अंदर आगे आने वाले 2 महीने के बाद में 26 जनवरी आने वाली है, तो उसी दिन की याद में हम क्या कर देंगे? देश को रिपब्लिक घोषित कर देंगे, देश को गणतंत्र घोषित कर देंगे। ये बात कही किन्होंने? जवाहरलाल नेहरू जी ने। तो उन्होंने कहा ठीक है सर, कोई बात नहीं, आपकी बात अच्छी लगी, लेकिन एक बात हम भी बता दें आपको कि आज हमारा देश, क्या आपने देश मतलब संविधान बनकर तैयार हो गया, तो लोग इस दिन को भी तो भूल जाएंगे, क्योंकि लोगों की तो आदत क्या है, भूलने की है। तो अब इतना बड़ा काम किया हमने भी, जो संविधान बनाने में कितना समय लगा, बेसिक सा क्वेश्चन सबको पता है। संविधान बनाने में कितना समय लगा? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। हमने इतनी कड़ी मेहनत करके आज अपना संविधान बनाया, तो लोग आज के दिन को भूल जाएंगे। तो उन्होंने कहा कुछ तो करो इस दिन को याद करने के तौर पर। तो उस दिन भैया कुछ हमारे संविधान में कुछ आर्टिकल लागू कर दिए गए थे, तो ठीक है, कुछ 15 आर्टिकल लागू किए थे भैया उस दिन। और उसी दिन को हम किस दिवस के रूप में मनाते हैं? विधि दिवस, संविधान दिवस या कॉन्स्टिट्यूशन डे के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, तो ये ध्यान रख लेना। तो आप फटाफट लिखो। एक क्वेश्चन और है लास्ट बस, और ये कि संविधान सभा के अंदर कुल सदस्यों की संख्या कितनी थी? 389। संविधान सभा में कुल मेंबर कितने थे? 389। जब हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ, तब भैया 26 नवंबर 1949 को हमारे संविधान के ऊपर जो मूल प्रतिलिपि है बच्चों, उसके ऊपर कितने मेंबर ने साइन किए? कोई बताएगा? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। 284। जो हमारा मेन संविधान बना था वो कौन सी लैंग्वेज में बना हुआ था? हिंदी और अंग्रेजी। जो अभी एग्जाम लगा था आपका जो पिछले सैटरडे को, तो उसमें एक क्वेश्चन था कि हमारा जो मूल संविधान है वो कितनी लैंग्वेज में बना हुआ है? देखो बच्चों, 2 लैंग्वेज में, हिंदी और अंग्रेजी। 2 इंग्लिश के अंदर और 1 हिंदी के अंदर प्रतिलिपि तैयार की गई थी। वो चीजें भैया समझ में आया? हमारा संविधान हिंदी और अंग्रेजी में लिखा हुआ है। क्लियर हो गया? संविधान बनने में कुल कितने समय लगा? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा था। ठीक है, 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बनकर तैयार हो गया था, और फिर लागू कब हुआ? 26 जनवरी 1950 को लागू हो गया। समझ में आ गई? तो ये लिखो फटाफट। देखो 26 नवंबर 1949 को इस दिन संविधान को अंगीकृत क्वेश्चन आता है, कई बार संविधान को अंगीकृत कब किया गया? मतलब संविधान बनकर तैयार कब हुआ? 26 नवंबर 1949 को। हमारी जो यह बात करें प्रस्तावना, प्रियम्बल है, उसके अंदर बता रखी है। ठीक है, हम भारत के लोग उसी प्रकार से जो हम प्रियम्बल पढ़ते हैं, तो लास्ट में क्या कहा गया कि आज 26 नवंबर 1949 को हम संविधान को अंगीकृत, आत्मर्पित व समर्पित करते हैं। ये चीज है। तो क्वेश्चन आ जाए, संविधान को कब अंगीकृत किया गया? 26 नवंबर 1949 को। ये ठीक है, ये लिख लें। संविधान को बनने में लगा समय 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा था। संविधान की मूल प्रतिलिपि पर संविधान सभा के कितने सदस्यों ने? 284 सदस्यों ने हस्ताक्षर
बाबूजी खड़े हो, हाँ खड़े हो जाओ। आपसे क्वेश्चन है, आप ये बताइए संविधान के लेखन का कार्य किसने किया? संविधान के लेखन का कार्य, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। हाँ, तो प्रेम बिहारी नारायण राय ज्यादा, ठीक है, प्रेम बिहारी नारायण राय ज्यादा, इनके द्वारा संविधान का लेखन का कार्य किया गया। एक मिनट तो अब ये फटाफट लिखो, बातें नहीं आपस में डिस्कशन मत करो, लिखाई लिखो, फटाफट आगे बढ़ते हैं अपन। लिखा हुआ है, चलो ठीक है। साइलेंट, फटाफट लिखिए, आगे बढ़ते हैं अपन। देखो भैया ये, अब जब हमारा संविधान, अब संविधान लागू कब हुआ? संविधान लागू किया गया 26 जनवरी 1950 को। अब अपन बात करेंगे कि जब हमारा मूल संविधान बना था उस समय हमारे संविधान में क्या कुछ था और वर्तमान में कितना चेंजेस हुआ है वो देखेंगे बच्चों, ठीक है। तो क्योंकि अपने आर्मी के अंदर ना एक क्वेश्चन आएगा, वो कहां से आएगा? संविधान से 3 क्वेश्चन आने हैं। एक क्वेश्चन आएगा कहां से? संविधान के अंदर प्रतीक चिन्ह, संविधान का निर्माण और उसके अलावा मूल कर्तव्य, नीति निर्देश तत्व और मौलिक अधिकार। इतना सारा पढ़ने पर एक क्वेश्चन का तैयार होगा मैटर, और 2 क्वेश्चन आ रहे हैं हमारे आगे वाले पोर्शन से, मतलब आधा संविधान जो आगे है राष्ट्रपति से, संसद से और जुडिशरी मतलब न्यायपालिका से, वहां से क्वेश्चन आ रहे हैं 2 क्वेश्चन। तो यहाँ से बिल्कुल शॉर्ट एंड स्वीट में पढ़ो आप, ज्यादा टाइम यहाँ पर नहीं लगाना अपने को, क्योंकि क्वेश्चन आ रहे हैं एक, तो वो क्वेश्चन है ये 4-5 टॉपिक है, वो कहीं से भी आ सकता है, तो अपने क्या शॉर्ट एंड स्वीट में आगे बढ़ना है। तो देखो बच्चों, एक तो हमारा मूल संविधान, मूल संविधान बोले तो कैसा, जब हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ था वो, ठीक है, और एक प्रेजेंट टाइम के अंदर हमारा जो संविधान है उसमें आज तक क्या क्या कुछ चेंजेज हुआ है वर्तमान संविधान में। तो देखो बच्चों, पहला क्वेश्चन है मूल संविधान में कुल कितने अनुच्छेद, अनुच्छेद बोले तो आर्टिकल, टोटल कितने आर्टिकल थे जब हमारा संविधान बना था, तब कितने थे बच्चों? 395। अगर बात करें भाग की, क्या हमारे संविधान में कुल कितने पार्ट थे भैया? 22 भाग थे। और अगर बात करें किसकी? शेड्यूल की, शेड्यूल के बोले तो अनुसूचियां, तो हमारे संविधान के अंदर टोटल शेड्यूल थी 8, बोले तो अनुसूचियों की संख्या 8। अब अपन बात करते हैं वर्तमान में, पूछे आपसे क्या हमारे संविधान में क्या टोटल कितने आर्टिकल हैं, तो उत्तर क्या रहेगा? आर्टिकल की संख्या 395, ठीक है। अनुच्छेद तो इतनी है, उसके अंदर कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुए हैं, संविधान संशोधन हुए हैं बच्चों, ठीक है ना, अनुच्छेद तो उतने ही है। और अगर बात करें भागों की, हमारा संविधान 22 भागों में बटा हुआ है, सर फिर परिवर्तन किस में है? ओनली 1 अनुसूचियों में। पहले 8 अनुसूचियां थी, अब बढ़कर 12 अनुसूचियां हो चुकी है, बस इतना ध्यान रख लेना। पहले हमारा जब संविधान बना था तब 8 अनुसूचियां थी, प्रेजेंट टाइम में 12 हो चुकी है, बस इतना ही चेंजेज आया है। हाँ, टोटल संविधान कितने संशोधन हो चुके हैं? 105 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। क्या संविधान में कितने संशोधन हो चुके हैं बच्चों? 105 संविधान संशोधन हो चुके हैं प्रेजेंट टाइम तक, 2000 अभी 22 तक, तो फरवरी 2022 तक हमारे कितने? 105, ठीक है, ये क्लियर। अब देखेंगे अपन किसके बारे में? अनुसूचियों के बारे में जानेंगे कि 12 अनुसूचियां हैं प्रेजेंट टाइम में, तो किस अनुसूची में क्या बता रखा है। हमारे एग्जाम की दृष्टि जो इंपॉर्टेंसी की बात करें उसको देखते हुए सिर्फ 3 अनुसूचियां याद करनी है अपने को, फिर भी अपन 12 के 12 अभी के अभी बस चुटकियों में याद कर लेंगे, ठीक है। तो आपको अनुसूचियां याद करनी है तो मैं आपको एक सिंपल सी कहानी सुना देता हूँ, कहानी के माध्यम से भी आप याद कर सकते हो। तो कहानी सुनाई जाए? चलो ठीक है। तो किसकी बात करें? कैसा बच्चा जिसको बिल्कुल भी बुरा नहीं लगे, सर कुछ भी सुना दो मेरे ऊपर,
तो मूलचंद की बात करें, चलो ठीक है। तो देखिए भाई मूलचंद, तो देखिए बच्चों क्या अपना जो भाई मूलचंद है ये बहुत ही तैयारी कर रहा है, दिन रात मेहनत कर रहा है, लेकिन क्या करे, याद नहीं होता। हाँ याद नहीं होता। बात ये है कि किस्मत में लिखा ही कुछ और है, तैयारी कर रहा है लेकिन किस्मत साथ नहीं दे रही है। अब भैया तैयारी में तो जीजा लगा रहे कि घर वाले टाइम टू टाइम पैसे भेज रहे हैं, अब भैया पेपर पास नहीं हो तो नहीं हो, करें क्या। अब हुआ क्या कि ये सिर्फ कहानी है, दिल पर मत, हाँ कोई नहीं कोई। हाँ तो क्या हुआ कि पेपर पास नहीं हुआ तो घर वाले कितने दिन भेजेंगे खर्चा, ये भी तो पता है। तो बापू के होटल तो जिंदाबाद है, लेकिन बापू का होटल जिंदाबाद है कुछ समय के लिए होता है, बाद में पापा ने कहा बेटा आजा घरे, और क्या भैया घरे जल्दी आई जब कुछ कमा के लिया है, और भैया मूलचंद का 2 दिन लाता हुई और भेज दियो बारा है, क्या घर पे तभी आ रहे हैं जब कुछ कमा के लेकर आए, अदरवाइज हमारे घर से निकल जा भैया। घर वालों ने ठोकर मूलचंद को घर से विदा कर दिया। मूलचंद बोला आपको ऐसा लगता है कि मुझे नौकरी नहीं मिलेगी, बहुत कुछ आता है मुझे, मैं नौकरी लेकर दिखाऊंगा, आप बुलाओगे मुझे, याद करोगे। अब मूलचंद गुस्सा ही गुस्सा में घर छोड़ दियो, अब छोड़ दियो कि आप नौकरी की कमी है कि नौकरी का नहीं है। अब मूलचंद ने कई बार कि भैया समस्या बहुत है, गहरी हो रही है, रोजगार को तो बहुत तगड़े के चाल रहे भैया, दिक्कत हो रही है, ठीक है। देश के अंदर सबसे बड़ी समस्या बेरोजगारी की है। तो अब रोजगार की आस में निकल पड़ा मूलचंद, बहुत कॉन्फिडेंस था कि अपन नौकरी के को में झटा जाओ, बड़ी नौकरी नौकरी जैसी। अब भैया वो जयपुर में पूरा जयपुर में घूमियो, लेकिन किस्मत बड़ी खराब, मूलचंद का भैया नौकरी नहीं मिली। क्या कोई बात तो नहीं, जयपुर थोड़ी है शहर, पूरा भारत में गढ़ई है, तो पूरा राजस्थान में घूमियो लेकिन नौकरी नहीं मिली। अब वो छोटे का स्टेट एक ही थोड़ी है, गढ़ई स्टेट है क्या, क्योंकि दिल को तो तसल्ली देनी पड़ती है। अब भाई चला नौकरी की तलाश में, और भैया पूरा भारत की सैर करने लगे, और पहला नॉर्थ इंडिया में उत्तर भारत में गए, उत्तर भारत में नौकरी कौन मिली भैया, क्या कोई बात नहीं, दक्षिण भारत में गढ़ई किस्सा है, ठीक है। तो फिर गए हाँ साउथ इंडिया में, दक्षिण भारत में कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, महाराष्ट्र सारा घूम लियो। अब भैया यूपी सारा घूम घाम के यार नौकरी तो कौन मिल रही, बहुत तगड़ा हो गई। अब भैया के घूमतो पूर्वोत्तर भारत में चले गए, ठीक है। अब बड़ा जाके देखियो तो एक बोल्ड लाग रहे हो, और बोलने का लेबरों की आवश्यकता क्या, अब भैया वहां पर क्या लगा था, बोलने का एम्प्लॉय की आवश्यकता, और भाई देख रहे हो दीवार टूटी कूद गया, मालिक के सामने जब क्या आपको जिसकी तलाश थी वो मैं आ गया। अरे वाह कहां से आया, बस भगवान ने भेजा आपके सामने आया। आपको किसकी आवश्यकता है, एम्प्लॉय की, मतलब आपको किसकी आवश्यकता है, एम्प्लॉइयों की है, लोगों की आवश्यकता है, और मुझे नौकरी की आवश्यकता है। तो आप बताओ क्योंकि जो क्यों स्टाइड हो क्यों मारे हो, सीधी सी बात है, घर वालों ने क्या कहा था, पैसे लेकर आना घर तभी आ जाना, अदरवाइज घर से चला जा, क्योंकि बहुत पैसे लगा दिए तेरे ऊपर तैयारी करवाते करवाते, जब छोटा सा तब लगाने लगे थे, आज कितना बड़ा हो गया, मुझे जैसा इतना बड़ा हो गया, ठीक है। अब हुआ क्या, तो भैया सबसे पहले उन्होंने कहा ठीक है, तो भाई सबसे पहले बात किसकी करेगा, पूरे भारत में घुमा है भाई नौकरी की तलाश में, सबसे पहले बात करेगा तो किसकी करेगा, साहब आप बताओ दाम कितना देश है क्या, हाँ पैसे कितने को दोगे ये बताओ। अब उन्होंने कहा कि ठीक है पैसों की कोई कमी नहीं है यहाँ पर, तो आप तू सौगंध खा कहीं पैसे लेकर भाग ना जाए, क्या भैया कि तू सौगंध खा पैसे लेकर कहीं भाग ना जाए, ये चीज है। तो अब देखो भैया पहला मूलचंद क्या हुआ, पूरे भारत के राज्यों में घूमा, कहीं जाकर नौकरी की आस लगी, तो वहां जाकर सबसे पहले किसकी बात करी, पैसों की, और फिर उन्होंने क्या कहा, माने के लिए पैसों की कमी नहीं है लेकिन तू सौगंध खा, और कहा माँ की सौगंध और बाप की सौगंध, सारा ही सौगंध है, इकट्ठे ही कौन जाऊंगा, तो इकट्ठे ही रेसियो क्या बस तरीके की बात करो थे। उन्होंने कहा चलो ठीक है। अब पूछा मूलचंद एक बात बता, तेरे को काम क्या आता है, मूलचंद हमारी हो गया काम क्या साहब, पहला तो बचपन में पढ़िया और बाद में नौकरी की तलाश में घूमिया, और तो कोई काम सीखे होगा क्या, चलो एक काम कर तू घूमने काम कर लेगा, मतलब मार्केटिंग को और काम नहीं कर ले, टेंशन का ही और काम बड़े घड़ी गोली देनी
गोली आ गई, पहला घर का गोली दी के, ठीक है। हाँ तो ये चीज है। फिर उन्होंने कहा चलो ठीक है भैया। अब ये हुआ तो उन्होंने कहा चलो ठीक है, तेरे को राज्यों में घूमने का काम दे दिया जाए। ठीक है सर, दे दिया जाए। हाँ आप नोट करते जाओ कुछ चीज को मैं बोल रहा हूँ। काम का राज्यों में घूमने का काम दिया है, ठीक है साहब कर ले शाह, लेकिन एक ध्यान रखना तेरा मार्केटिंग का काम है, तू जाएगा तो एक गड़बड़ मत करना। तो हमें पता है तू 2 की चीज को 400 में बेचेगा, तो तेरे ऊपर ही डिपेंड करता है तो कैसे बेच सकता है। तो ध्यान रखना, एक तो तू मार्केटिंग का काम करना है तेरे को, तू ट्रेवलिंग करेगा, ट्रेवलिंग के अंदर भी थोड़ा सा गड़बड़ मत कर देना। क्या तू थोड़ी सी, क्योंकि बसों के अंदर जाएगा, ट्रेन में जाएगा, चाहे बाई एयर जाए, थोड़ी सी महिलाओं से दूरी बना कर रहेगा, ठीक है। तो क्या, क्योंकि साइकिल जाओ, चलो ठीक है। तो ध्यान रखना सर, एक तो ध्यान रखना, एक तो एसी, एक एसटी और महिलाओं से दूरी बना कर रहना। तो मूलचंद ने कहा सर टेंशन लेने की बात नहीं, मैं 1 मिनट तो आगे 1 मिनट पीछे ऐसे डंडा लगाकर घूमूंगा, ठीक है, पास ही नहीं आऊंगा, और जिस बस में महिला बैठ के उसके छत पर ही बैठ जाऊंगा, ठीक है। ठीक है सर, बिल्कुल। हाँ तो एससी एसटी और महिलाओं से दूरी का बिल्कुल सर टेंशन नहीं ले रहा हूँ। क्यों, देखो भैया उसके चक्कर में हमारी कंपनी का नाम खराब हो जाएगा, और कुछ टेंशन मत लो साहब, आपका जिंदाबाद। कि एक बात और ध्यान रख, एक पूर्वोत्तर भारत के जो 4 राज्य हैं वो मेरे मित्र हैं। पूर्वोत्तर भारत के, क्योंकि तू इसी कंपनी में काम कर रहे हैं, हमें पता है तू मार्केटिंग का काम करेगा, 2 की चीज 40 में बेचेगा, और 40 में तो 400 में बेच सकता है। अब ये ध्यान, पूर्वोत्तर भारत के 4 राज्य वो मेरे मित्र हैं। उन्होंने क्या कहा, पूर्वोत्तर भारत के 4 राज्य अमे मित्र, क्या कहा उन्होंने, अमे मित्र, असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, ये 4 राज्य मेरे क्या है, मेरे मित्र हैं। उनसे थोड़ा सा प्यार भाईचारे से बनाए रखना। ठीक है साहब, टेंशन लेने की बात नहीं है। अब भैया क्या होता है, मूलचंद देखो छोरों की है, अपना क्रीम है, ठीक है, दिन रात मेहनत, लगन बहुत है बंदा के, और अब भैया काम के करो, दिन रात मेहनत कर रहे, और भैया प्रॉफिट की बात करें, दिन दुगनी रात चौगनी, और भाई जबरदस्त तरीका वर्क कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं भैया, दिन रात भागा दौड़ी कर करके। क्यों, मार्केटिंग काम है, जितना बेचो वो सेल करो, उतने पैसा कमाओ भैया, लालच बढ़ गई हो। अब देखो भैया इतना पैसा इतना माल बेचा कंपनी का, क्या लोग किसको जानने लगे, मूलचंद एक ब्रांड बन गया, कंपनी को भूल गए। और भैया कंपनी ने भाई को क्या दे दी, पावर दे दी, हर कहीं पर जाए नाम हो जाए मूलचंद मूलचंद मूलचंद, हो रही पड़ी पूरा देश। अब भैया कितना खतरनाक नाम हो गया। अब देखो इतना ज्यादा जब नाम हो गया, बंदा के लिए आ गई पावर, आ गई भाई के पास, क्या आ गई, शक्ति आ गई। ठीक, अच्छा काम किया तो कंपनी की शक्तियां, पावर आ गई भाई के पास, ठीक है। अब देखो भैया मार्केटिंग का काम है तो पूरे भारत में घूमेगा। अब एक देखो भैया, यहाँ आकर कोई राजस्थान में कोई कौन सा कर्नाटक का भाई आ गया, और वो यहाँ पर आए कन्नड़ भाषा बोले, या फिर गोवा से आ गया वो क्या बोलेगा, कोंकणी बोले, या फिर कोई आ गया केरल का वो क्या बोले, मलयालम बोले। तो अब ये बताओ वो अपनी बात समझ में आएगी क्या, नहीं। अब यहाँ अगर मान लीजिए उसको पेंसिल बेचनी है, वो भैया हाथ में लेके पेंसिल बोले अब कन्नड़ भाषा के अंदर, तो क्या समझ में आएगी, मलयालम बोले तो क्या आएगी। तो ये देखो कि लैंग्वेज तो सीखनी पड़ती है। मार्केटिंग का फंडा यही होता है कि जब तक माल कब तक नहीं बेचेगा, जब तक उसको ऐसा नहीं लगेगा ये बंदा हमारा है, तब तक माल नहीं बेच सकता कोई भी, ये ध्यान रखो। तो आपको लैंग्वेज तो सीखनी पड़ेगी, और जबरदस्त काम कर रहा है बंदे को, क्या होगी, पूरी भाषाएं सीख ली, ठीक है ना। तो इसको समझो, पहले स्टार्टिंग करो, दोबारा एक बार रिवाइज करते हैं। तो भाई ने क्या किया, तो भैया घर वालों ने निकाल दिया, तो भाई क्या नौकरी की तलाश में पूरे भारत में घुमा है, 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेशों में घुमा, कहीं जाकर नौकरी मिली। सबसे पहले मूलचंद ने किसकी बात करी, पैसों की। कंपनी के मालिक ने क्या कहा, पैसे दे दूंगा चाहे जितने ले ले, लेकिन सौगंध खा पैसे लेकर भाग नहीं जाए, ठीक है। अब उन्होंने कहा ठीक है सब टेंशन लेने की बात है, काम क्या आता है सर, घूमने का काम आता है हमें तो मार्केटिंग का। तो काम क्या दिया, राज्य में घूमने का दे दिया। अब भैया आगे बात करें, उन्होंने क्या कहा मालिक ने, कि ध्यान रखना एससी एसटी और महिलाओं से दूरी बनाकर रहना, कि ठीक है साहब सौगंध है, कड़ी कौन जाऊंगा, मतलब चक्रम कौन पड़ा साहब। और पूर्वोत्तर जो राज्य है वो क्या है, मेरे मित्र है, उनसे बचकर रहना, कि ठीक है साहब। उसके बाद भाई ने अच्छा काम किया तो भाई के पास क्या आ गई, शक्तियां आ गई। फिर पूरे भारत में घूम रहा है तो क्या हो गया, भाषाओं का नॉलेज हो गया। अब देखो भैया, अब मूलचंद बन चुका है एक ब्रांड। अब कहते हैं कि पापा को फोन किया, पापा कहाँ, ट्रक भेज रहा हूँ पैसों का भरकर, ठीक है ना। तो क्या करना, खाली करवा लेना। हाँ तो अब भैया मूलचंद तो जबरदस्त काम कर रहे हैं, गाड़ियां भर भर के जा रही है किसानी, और भैया रुपया गए, और घर का अंडरग्राउंड
रुपया इकट्ठा करया जो आपने सूको चारो है तो मैं तंगली में के ऊपर करा ने तुड़ी ने बिया बिया रुपया को ढेर लगा रे बापू लाग रे पसीना पसीना रुपया ऊपर करने पैसा ही पैसा आ गया। अब इतना पैसे आ गए तो इतना पैसा आ गया तो क्या करें लोग? देखो यार रुपया आते तो क्या करते हैं? जमीनें खरीदते हैं, सीधी सी बात है। तो अब देखो भैया क्या होता है कि मूलचंद ने क्या कि जमीनें प्रॉपर्टी पे पैसा लगाना शुरू कर दिया। जयपुर के अंदर सबसे बड़ी कोठी पूछे तो क्या मूलचंद की है? कोलकाता में सबसे बड़ा महल पूछे तो चंडीगढ़ के अंदर कोठी बनानी, महल बनानी, जमीनें खरीदनी, हर जगह मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, बेंगलुरु, बड़े बड़े सिटियों के अंदर भैया हर जगह नाम हो गया मूलचंद मूलचंद मूलचंद, इतना बड़ा ब्रांड बन गया। तो भाई ने जमीनें प्लाट खरीदी, पूरे भारत में इतना पैसा आया। अब भैया क्या हुआ, पता चला गूगल को, करो यार मूलचंद तो बहुत बड़ा ब्रांड हो चुका है, और गूगल ने ऑफर दे दिया सीधा ही मूलचंद को, क्या आपको गूगल का सीईओ बना दे? ऑफर आ गया। अब मूलचंद को लगा यार पूरे भारत में इतना बड़ा नाम हो चुका है, क्यों ना पूरे विश्व में कमाया जाए नाम। तो भाई ने क्या किया, ऑफर एक्सेप्ट कर लिया। तो मतलब भाई ने पार्टी बदल ली, भाई ने दल बदल लिया। पहले किसी कंपनी में काम, दूसरी कंपनी में चला गया। अब एक बताओ यार, मूलचंद जो पहले कुछ नहीं था, आज इतना ब्रांड बना है, तो किसने बढ़ाया है? उस कंपनी ने। आज कंपनी को छोड़ रहा है, वो कंपनी का मालिक तो नॉर्मल आदमी है, इतना पैसा दे रहा है इसको। अब उसको पता लगा कि मूलचंद ने दल बदल लिया है भैया। क्या कर लिया है? मूलचंद ने दल बदल लिया और उसको पकड़ने के लिए गुंडे भेजे, जाओ रे मैंने मूड़ा ने पकड़ के लेके आओ और मूड़ो बाजो भैया, ठीक है ने मूड़ो बाजो का। अब चला आप गांव में, ये तो मारेगा आज तो, क्यों गांव में कौन पहचानेगा? इतने सारे गांव है, मूड़ो भाइयों भैया गांव अंदर, गांव में जाते देखियो तो आगे ही भैया तैयार खड़ा उस मालिक के आदमी गुंडा। अब मूड़ो सोचो मारा रे, गांव से भाग्यो, ग्राम पंचायतों में भाग्यो, सीधे सिटी में आयो। सीधे कहां आया? शहरों में। शहरों में बहुत भीड़ होती है, कौन पहचानेगा? मूलचंद को पता नहीं, इतना बड़ा ब्रांड बन चुका है मूलचंद। शहर में आया, शहर में आते मूलचंद को पकड़ा, पकड़ते बोले चल मालिक के पास, कहां भागता है? और मूड़ो के जे मालिक को लेके गया, मूड़ो के मैं तो आ रहे हो घर नहीं, क्या है क्या भेजा के, और मूड़ा ठोक्यो भैया पकड़ के, ठीक है। ये आप देखो भैया, ये हुई है पूरी पूरी कहानी। कहानी नहीं है, 12 अनुसूची याद हो चुकी है, आपने ध्यान दिया है तो किस हिसाब से। आओ दोबारा कहानी के ऊपर वापस करते हैं। देखो स्टार्टिंग में नौकरी की तलाश में मूलचंद घर से निकलता है और कहां घुमा? भारत के 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश। अनुसूची नंबर 1, 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेशों का वर्णन। अनुसूची नंबर 2, इसका संबंध है मतलब जो अपने सरकारी गवर्नमेंट कर्मचारी या राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, जितने भी कर्मचारी हैं ये, उनको क्या वेतन संबंधी प्रावधान, चाहे प्रधानमंत्री की कितना सैलरी होगी, राज्यपाल का कितना, राष्ट्रपति का कितना, जो भी है ना, इन सभी की जो वेतन संबंधी प्रावधान, अनुसूची नंबर 2। तीसरा, उस मालिक ने क्या कहा? पैसे लेकर कहीं भाग नहीं जाए, बोले तो शपथ संबंधी प्रावधान, जितने भी अधिकारी वर्ग है उनके शपथ संबंधी प्रावधान, अनुसूची नंबर 3। जिस हिसाब से आप बात करते हो क्या सर, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को शपथ कौन दिलाता है, या राष्ट्रपति महोदय जी को कौन दिलाता है, प्रधानमंत्री को कौन दिलाता है? जितने भी शपथ संबंधी प्रावधान है, अनुसूची नंबर 3। काम क्या दिया? राज्यों में घूमने का। बोले तो राज्यसभा में सीटों का बंटवारा, किस राज्य से राज्यसभा में, मतलब राज्यसभा में किस राज्य से कितनी सीटें ली जाएगी, अनुसूची नंबर 4। 5वीं के अंदर एससी, एसटी और महिलाओं को विशेष प्रावधान। बाद में क्या कहा कि भैया जो पूर्वोत्तर भारत के जो 4 राज्य, वो मेरे मित्र उनसे बचकर रहना, मतलब भारत के जो पूर्वोत्तर भारत के 4 राज्यों को, जनजाति क्षेत्रों को विशेष प्रावधान है भैया। वो 4 राज्य कौन कौन से हैं? असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा। 7वीं अनुसूची क्या कहा? मूलचंद के पास क्या आ गई? शक्तियां आ गई, तो बस शक्तियों को बंटवारा कि भैया शक्तियां। बोले तो क्या सर, कुछ ऐसे विषय होते हैं जिनके ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट नियम बना सकती है, कुछ ऐसे विषय होते हैं जहां पर स्टेट गवर्नमेंट, और कुछ ऐसे विषय होते हैं जहां पर सेंटर और स्टेट दोनों मिलकर। बोले तो समवर्ती सूची, एक होता है अपना संघ सूची, एक होता है राज्य सूची, इसी से संबंधित सारी 7 अनुसूचियां। 8वीं सूची में पूरे भारत में घुमा तो क्या हो गया? भाषा का ज्ञान हो गया। बोले तो अपने भाषा संबंधी प्रावधान, अनुसूची नंबर 8। 9वीं के अंदर पैसे आए तो क्या खरीदी? जमीनें, तो भूमि संबंधी प्रावधान। फिर भाई को ऑफर मिला तो भाई ने क्या कर लिया? पार्टी चेंज, दल बदल लिया, अनुसूची नंबर 10। दल बदल संबंधी
संबंधी प्रावधान 11वें में गांव में भागा तो कौन सा पंचायती राज से संबंधित है, फिर भागा शहर में तो शहरी निकाय से संबंधित। ये 12 की 12 अनुसूचियां। फटाफट क्या करते हैं, आओ लिखो, डालो हेडिंग में अनुसूचियां। अनुसूची नंबर 1 लिखते जाओ फटाफट। भारत के 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश का वर्णन। शेड्यूल बोला ना? हाँ, शेड्यूल। अनुसूची नंबर 2 वेतन संबंधी प्रावधान। अनुसूची नंबर 3 क्या आएगा भैया, शपथ संबंधी प्रावधान। अनुसूची नंबर 4 राज्यसभा में सीटों का बंटवारा, मतलब किस किस राज्य से कितनी राज्यसभा सीटें ली जाएगी। अनुसूची नंबर 5 क्या है भैया, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और महिलाओं को विशेष प्रावधान, विशेष छूट। अनुसूची नंबर 6 भारत के 4 पूर्वोत्तर राज्यों को विशेष छूट दी गई है भैया। और जो पूर्वोत्तर राज्य कौन कौन से, उनकी ट्रिक क्या है, अमेमित्र, असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा। अनुसूची नंबर 7, अनुसूची नंबर 7 शक्तियों का बंटवारा, शक्तियों का बंटवारा। और शक्तियां बच्चों कितने प्रकार की, शक्तियों को 3 भागों में बांटा गया है। फटाफट लिखो, फिर आगे बढ़ते हैं। देखो भैया, बात करें शक्तियों का बंटवारा, आपको कैसे शक्तियां कितने प्रकार की, देखो भैया, देखो शक्तियां मतलब 3 प्रकार की। एक तो होता है संघ सूची, एक होती है बच्चों राज्य सूची, और एक होती है समवर्ती। ये होती है लिस्ट, होती है जिनके ऊपर पावर है भैया नियम बनाने की। ये तो है बच्चों सेंट्रल लिस्ट होती है, ये स्टेट लिस्ट होती है, ये कॉन्करेंट लिस्ट होती है, ये चीज है। तो उसके ऊपर नियम कौन बनाता है, संघ सूची के जो विषय होते हैं बच्चों, उसके ऊपर नियम कौन बनाता है, कि सर संघ सूची के विषय होते हैं उन पर केंद्र सरकार नियम बनाती है। ये किसके अंडर आते हैं, केंद्र सरकार के अधीन है। ये भी क्वेश्चन पूछा गया था अपने एक आर्मी के अंदर। तो संघ सूची के विषय होते हैं वो किसके अंडर आते हैं, केंद्र सरकार के, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर आते हैं। ये सेंट्रल क्या है भैया, सेंट्रल लिस्ट है ये, इसके ऊपर केंद्र सरकार ये नियम बनाती है, ठीक है, संसद बनाती है, इसके अंदर हमारी पार्लियामेंट नियम बनाती है। राज्य सूची की विषय सर ये राज्य सरकार के अधीन है, किसके अंडर आते हैं, ये राज्य सरकार के अधीन है, स्टेट गवर्नमेंट इसके ऊपर नियम बनाती है। ये समवर्ती सूची का ये सारे केंद्र और राज्य दोनों के अंदर आते हैं, केंद्र और राज्य दोनों के अधीन है ये। एक क्वेश्चन है बच्चों का, समवर्ती सूची के अंदर ये राज्य और केंद्र दोनों मिलकर नियम बनाते हैं। अगर दोनों में मतभेद हो गया तो भैया किसकी चलती है, सेंट्रल गवर्नमेंट की चलती है, ये चीज है। तो एक क्वेश्चन तो ये आता है कि वर्तमान में संघ सूची के अंदर कुल कितने विषय हैं। तो देखो बच्चों 100 विषय हैं जिसके ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट नियम बना सकती है, ठीक है। क्या सर, जो सेंट्रल लिस्ट होती है उसके अंदर टोटल सब्जेक्ट की संख्या कितनी है, 100
विषय हैं जिनके ऊपर केंद्र सरकार नियम बना सकती है। राज्य सरकार के अंदर कितने विषय हैं? 61 विषय हैं। और अगर बात करें समवर्ती सूची में कुल कितने विषय हैं? 52, जिसके ऊपर केंद्र और राज्य दोनों मिलकर ये बना सकते हैं। इतना ध्यान रखना है बच्चों। अब आगे बढ़े अपन। ये है शक्तियों का बंटवारा। अलग अलग है सरकार अपने नियम, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट और दोनों मिलकर इन सब्जेक्ट पर नियम बनाते हैं। इतने सब्जेक्ट की संख्या है। अब बात करते हैं बच्चों हमारी 8वीं अनुसूची। फटाफट एक बार अपन रिवाइज तो इनको लिख लेते हैं, पर अलग से पढ़ेंगे 8वीं अनुसूची को अपन। ठीक है, तो इतना लिखो फिर आगे बढ़ते हैं। सर इनमें विषय कौन-कौन सा है? इसके अंदर भी मान ले समवर्ती सूची के अंदर शिक्षा है। ठीक है ना, तो शिक्षा, परिवार नियोजन वगैरह, एजुकेशन वगैरह इसी के अंदर है। तो देखो भैया अगर बात करें 6 से लेकर 14 वर्ष तक के बच्चों को अनिवार्य शिक्षा है, तो समवर्ती इसके अंदर मतलब स्टेट गवर्नमेंट भी शिक्षा को प्रमोट करने का प्रावधान है और सेंट्रल गवर्नमेंट भी नियम बनाती है। तो बहुत सारे विषय हैं जिनके ऊपर कृषि है। कृषि दे सकते हैं, राज्य सूची का विषय है। जिस हिसाब से मान लीजिए कि टैक्स होते हैं, टैक्स भी अलग अलग होते हैं। ठीक है, जैसे अपन बात करते हैं जीएसटी कैसा है? राज्य सूची नहीं है, वो समवर्ती सूची के अंदर आता है। जीएसटी बात करें अपन, जीएसटी फुल फॉर्म गुड्स एंड सर्विस टैक्स है, अपने गुड्स एंड सर्विस टैक्स है। अब देखो भैया सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा वो क्या कर दिया गया 2016 के अंदर हमारी पार्लियामेंट के द्वारा बिल पास कर दिया गया था। ठीक है ना, जो पार्लियामेंट के द्वारा बिल पास कर दिया वो कहां जाएगा? अब वो जाएगा बच्चों स्टेट के अंदर जाएगा। अब स्टेट मान लीजिए अपने कुल कितने राज्य हैं? 28। 15 राज्यों के अंदर पास होते ही वो पूरे देश में लागू हो जाएगा। ये चीज फिर नहीं हो पाएगा। केंद्र के पास है ना पावर है, लेकिन कुछ ऐसे विषय होते हैं जो क्योंकि उनके अंदर हमारा संविधान कैसा है? देखो भैया भारत के संविधान कैसा है? बस अर्ध लचीला और अर्ध कठोर। ये चीज है, अर्ध लचीला और अर्ध कठोर है। अब इसके अंदर बात करें अपने क्या सारे लचीला कैसे कि कुछ ऐसे सब्जेक्ट होते हैं जिनके ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट नियम बनाते हैं, पूरे देश में लागू हो जाते हैं। ठीक है, जिसके अंदर हमें राज्यों से परमिशन लेने की कोई जरूरत नहीं होती है। जिस हिसाब से बात करें CAA सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट, नागरिकता संबंधी प्रावधान किसके अंदर आते हैं? होम मिनिस्ट्री मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आते हैं। ये चीज है। तो अब देखो भैया क्या सर जहां पर अपने जो हमारी पार्लियामेंट है उसके अंदर बिल पास करो, बिल पास करने के अंदर वो लागू हो जाते हैं पूरे देश के अंदर। तो वो क्या है? लचीला हिस्सा। अगर बात करें कुछ ऐसे बिल होते हैं कौन से? समवर्ती सूची के ऐसे सब्जेक्ट जिनके ऊपर मान लीजिए पार्लियामेंट के अंदर, क्योंकि नियम कानून बनाने का काम कौन करती है देश के अंदर? पार्लियामेंट करती है, हमारी संसद करती है। और संसद के अंदर आपको पता है लोकसभा राज्यसभा 2 सदन होते हैं। यहाँ पर बिल गया, लोकसभा से पास हुआ, फिर राज्यसभा से पास हुआ, फिर राष्ट्रपति ने साइन कर दिए। अब देखो भैया बिल पास तो हो गया, कहां से? केंद्र अपने पार्लियामेंट कर दिया। अब अगर वो विषय जिनके ऊपर नियम बनाया है पार्लियामेंट वो समवर्ती सूची का है, तो बिल कहां जाएगा? वो जाएगा लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर। कहां पर है? राज्य विधानसभाओं में जाएगा। अब राज्य विधानसभा देखो भैया अगर आधे से ज्यादा वो पास हो जाता है विधानसभा में, जब तो पास हो जाएगा पूरे देश के अंदर, अगर नहीं होता तो बिल कैंसिल हो जाएगा। ये चीज होता है। तो सर वो हो गया कठोर, समझ में आ गया? तो वो क्या है कि बिल पास करने की प्रक्रिया वो क्या है? कठोर है। उसी प्रकार सबसे कठोर संविधान किसका है? अमेरिका का। क्यों है? क्योंकि अमेरिका राज्यों का संघ, 50 राज्य है वहां पर अमेरिका के अंदर। जो बिल वहां के जो पार्लियामेंट में पास हो गया ना वो स्टेट असेंबली में जाता है, फिर वहां पर पास होगा तभी वो कानून रूप से मान्य होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो ये प्रक्रिया है वहां पर अमेरिका के अंदर। इस कारण अमेरिका का संविधान कैसा है? कठोर संविधान है। और अगर बात करें का भारत में तो मिली जुली है। ठीक है, कुछ ऐसे नियम होते वहां पर है अपने पार्लियामेंट और कुछ ऐसे होते हैं जहां पर स्टेट असेंबली दोनों मिलकर नियम बनाते हैं। क्लियर? ये चीज है। अब बात करते हैं भैया अनुसूची नंबर 8। फटाफट अपन ये अनुसूची समझा लेते हैं, फिर अलग से कुछ इंपॉर्टेंट हम बात करेंगे अपन का। अनुसूची नंबर 8। अनुसूची नंबर 8 किससे संबंधित है? भाषाओं से संबंधित। किससे संबंधित है बच्चों? भाषाओं से संबंधित। एक बार लिख लो फिर अपन इसके अंदर डिस्कशन करेंगे पूरी। ठीक है,
अनुसूची 8 में कुल कितनी भाषाओं को शामिल किया गया है? 22 भाषाओं को शामिल किया गया है। 8वें अनुसूची में कुल कितनी भाषाएं? 22 भाषाओं को शामिल किया गया। ठीक है, ये चीज है। अगर बात करते हैं अनुसूची नंबर 9, देखो भैया हमारा संविधान बना था तो 8 अनुसूचियां थी। अब 9वीं अनुसूची कब जोड़ी गई? पहला संविधान संशोधन। देखो बच्चों, पहला संविधान संशोधन, पहला संविधान संशोधन कब हुआ बच्चों? 1951 में। ठीक है ना, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1951। इसी के तहत क्या हुआ था भैया? सर, भूमि संबंधी प्रावधान, भूमि संबंधी प्रावधानों को जोड़ा गया। मान लीजिए आपके अंदर नॉर्मल भाषा के अंदर समझे कैसे ये क्या चीज है। देखो भैया, एक तो अपने जैसे मान लीजिए सड़कें वगैरह बनती है, ठीक है, और सड़कें मतलब देश के विकास के लिए बना रहे हैं, नेशनल हाईवे वगैरह, तो बीच में हमारी जमीन आ गई तो हम क्या कहेंगे? सर, हम वो जमीन नहीं देंगे क्यों, हमारा है। देखो भैया, राइट टू प्रॉपर्टीज और हटा दिया गया ना, बस यही था। तो संपत्ति का अधिकार हटाया गया, ये चीजें भैया। तो उसी के तहत क्या करते थे भैया लोग, अपन ने अगर हमारी जमीन है तो सड़कें नहीं बनने देंगे, ये चीज है। लेकिन सरकार ने कहा, सरकार चाहे तो भैया वो जमीनें ले सकती है आपसे, देश के विकास के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट अपने ले सकती है। आप क्या कर सकते, कोर्ट के पास नहीं जा सकते। अब ऐसा नहीं है वो फ्री पॉकेट में लेगी, पैसे देगी, मुआवजा देगी आपको, उसी जमीन के रेट देगी भैया, पैसे ज्यादा मिलते हैं कम नहीं मिलते हैं। ये था भूमि संबंधी प्रावधान। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं अनुसूची नंबर 10। देखो भैया, पहले क्या होता था? पहले मान लीजिए चुनाव हुए, चुनाव होने के बाद में कोई भी व्यक्ति सरकार गिरा देता, सरकार बनी और बाद के अंदर पैसों में विधायकों को खरीदा, सरकार गिर गई, दूसरे ने अपनी सरकार बना ली। राज्यों के अंदर बहुत ही पंगा होता था। ठीक है ना, लोग क्या करते थे, एक पार्टी को छोड़कर दूसरी पार्टी में रातों रात सरकारें बदल जाया करती थी, कुछ भी फिक्स नहीं हुआ करता था। उसी को देखते हुए भैया राजीव गांधी जी ने, राजीव गांधी की सरकार ने तब ये क्या लेकर आए, संविधान में संशोधन किया। यहाँ तक इंदिरा गांधी ने भी इसका मिसयूज किया था। ठीक है ना, रातों रात सरकार चेंज करवा सकते थे। सीधी सी बात है, पहले किसी फिर एक बताओ भैया कि कोई व्यक्ति जब मतलब अपन मान लीजिए चुनाव हो गए, हमारी पार्टी के अंदर इतनी सीटें, हमारी पार्टी सरकार बन गई, तो बाद के अंदर उन विधायकों को अपन पैसे देकर अपनी पार्टी में शामिल कर लो, फिर चुनाव हुआ क्या मतलब हुआ? फिर तो निर्दलीय लड़ लो भैया सारे के सारे और पैसे देकर सरकार बना लो। उसी को देखते हुए भैया सरकार तो फिर किसी की स्थायी नहीं है, और परमानेंट अगर गवर्नमेंट किसी की सरकार नहीं आई तो देश का विकास तो नहीं हो पाएगा, बस वो तो खाने की सोचेंगे। उसी को देखते हुए भैया तो अपने सरकार स्थायी बनी रहे और कोई व्यक्ति ऐसे पार्टी को छोड़कर नहीं जा पाए, उसी को देखते हुए संविधान में संशोधन किया गया। और कौन सा संविधान संशोधन हुआ बच्चों? 52वां संविधान संशोधन, 52वां संविधान संशोधन, 52वां संविधान संशोधन है 1985 के तहत। ठीक है ना, दल इसके अंदर मतलब जोड़ा गया था। और इसमें क्या चीज है अनुसूची 10 में? दल बदल संबंधी प्रावधान, दल बदल संबंधी प्रावधान मतलब पार्टी आप चेंज नहीं कर सकते आप, जिस हिसाब से आपको पता होता है कि देखो भैया कि जिस हिसाब से राजस्थान के अंदर हमारे सचिन, अब कांग्रेस की सरकार है, सचिन पायलट ने क्या की थी, बगावत की थी, लेकिन क्या हुआ कि अब देखो इसकी मैं पूरी प्रक्रिया बताता हूं थोड़ा समझिए। दल बदल संबंधी प्रावधान अनुसूची नंबर 10 ये कब जोड़ी गई थी? राजीव गांधी की सरकार के समय। अब हर कोई व्यक्ति पार्टी को छोड़कर नहीं जा सकता, अगर वो जाए सरकार नहीं गिरे तब प्रॉब्लम हो जाती है, सरकार गिर जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। तो नई सरकार बन गई थी, कहां पर? एमपी में बनी थी। अरे एमपी में कमलनाथ की सरकार गिर गई थी और एमपी के मुख्यमंत्री कौन है प्रेजेंट टाइम में? शिवराज सिंह चौहान मामा की सरकार आ गई ना वापस है, तो रातों रात कांग्रेस किस में शामिल हो गई? बीजेपी में, सरकार गिरा दी भैया। तो अब देखो भैया ये चीजें हैं। अब मान लीजिए सरकार नहीं बनती और जो विधायक है, जो पार्टी चेंज करे, उनका लफड़ा हो जाता। जिस हिसाब से अगर कोई व्यक्ति पार्टी चेंज कर लेता है तो एक क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट हमारे एग्जाम में आ सकता है बड़े लेवल पर, क्या दल बदल संबंधी जो ये सारी चीजें होती है उसके ऊपर फैसला कौन सुनाता है? स्पीकर। ध्यान रखना, स्पीकर।
क्या मान ले कोई व्यक्ति एक पार्टी से दूसरी पार्टी में चला गया तो ये फैसला चला गया तो यहाँ तक है कि जो हमारे विधायक होता है या सांसद होता है उसकी सदस्यता रद्द हो सकती है और उसके ऊपर फैसला कौन सुनाता है? हमारा स्पीकर। और अगर मान लीजिए ये सेंट्रल लेवल पर है तो लोकसभा अध्यक्ष और स्टेट पर है तो विधानसभा अध्यक्ष उसके ऊपर मतलब फैसला सुनाता है। तो अनुसूची नंबर 10 आया समझ में? भैया सरकार बन गई, एक साथ उन्होंने एक साथ आए थे, अगर सरकार नहीं बनती जिस हिसाब से अपन समझाता हूँ यार। अब देखो भैया एक राज्य के अंदर एक राज्य में सरकार बनाने के लिए कितना बहुमत चाहिए? आप कहोगे सर विधानसभा सीटों के आधे से एक ज्यादा, ये चीज है। राजस्थान विधानसभा में कुल कितने सदस्य हैं हमारे? अरे राजस्थान विधानसभा में कुल सदस्य कितने हैं? 200 है। सरकार बनाने के लिए कुल कितने सदस्य चाहिए? 101 सीटें आएगी तो उसकी सरकार बन जाएगी। ये अब देखो अभी अगर बात करें कि राजस्थान के अंदर किसकी सरकार है? कांग्रेस की। और हमारे मुख्यमंत्री कौन है बच्चों? अशोक गहलोत साहब। तो देखो भैया कांग्रेस के पास में कुल कितनी सीटें हैं? 123। अगर बात करें अपोजिट पार्टी कौन है? बीजेपी। बीजेपी के पास सीटें कितनी है? 73 है। और निर्दलीय कितने हैं बच्चों? काउंट कर लो, 4 सीटा। अब भैया क्यों स्टार्टिंग के अंदर जो कांग्रेस है विधानसभा चुनाव हुआ, चुनाव प्रचार के दौरान इन्होंने अपना जो मुख्यमंत्री कौन बनेगा ये बताया नहीं और चुनाव प्रचार में लगे रहे। इधर हमारे अशोक गहलोत साहब और इधर सचिन पायलट साहब बढ़िया तरीके से प्रचार किया, अच्छा काम किया, उसी के दम पर सरकार बन गई। वसुंधरा राजे ने तो ढंग से काम किया ही नहीं, ढंग से काम करते तो सरकार आती भी है, जो अच्छा काम करे सरकार लोग उसी को चुनते हैं। जब तक कोई भी सरकार आए भैया, जब तक हमारे युवाओं को नौकरी नहीं मिलेगी, युवाओं का विकास नहीं होगा, रोजगार घटेगा नहीं, मतलब रोजगार नहीं मिलेगा, तब तक सरकार किसी की भी स्थायी नहीं रह सकती। ठीक है, तो अब देखो भैया राजस्थान में यही हुआ, वसुंधरा राजे ने कुछ काम ही नहीं किया ढंग से, किसी को नौकरी बेरोजगारी खतरनाक तरीके से बढ़ गई, उसी को देखते सरकार करी, कांग्रेस आई और बाद के अंदर कौन बनेगा मुख्यमंत्री, इसके ऊपर फैसला दिल्ली में हुआ और कि किसको बनाएंगे भैया? अशोक गहलोत, क्योंकि अब जादूगर है भैया अशोक गहलोत तो, ठीक है, और जादूगर ही बनेगा तो अशोक गहलोत बन गया। अब सचिन पायलट तो आज थी कि मैं बनूंगा मुख्यमंत्री, लेकिन यार सचिन पायलट के पास इतनी पावर नहीं है, क्योंकि आज कांग्रेस का सबसे बड़ा लीडर है ना देश के अंदर, तो वो है अशोक गहलोत। पूरी कांग्रेस का सबसे बड़ा लीडर है अशोक गहलोत साहब, बहुत अच्छे नेता है, ठीक है ना। और वो ना तो ऐसी बकवास बातें करता है, ठीक है ना, ज्यादा पैसे ऐसे नहीं है कि ये भ्रष्टाचार खुद नहीं करता है, बंदा बहुत जबरदस्त बंदा है, ठीक है ना। आज अगर बात करें आप वसुंधरा राजे जी से, आप वसुंधरा राजे महारानी है, ठीक है ना। दूसरी बात अशोक गहलोत जी से आप अपॉइंटमेंट लेके डायरेक्ट मिल सकते हो, ठीक है, हमारे मुख्यमंत्री महोदय है, लेकिन आप वसुंधरा राजे से मिलकर दिखा दो, ठीक है, डायरेक्ट है, तो वो तो महारानी है भैया, ठीक है। अब बात करते हैं बिल्कुल साफ छवि वाले हैं अशोक गहलोत जी, ज्यादा बनावटी बातें नहीं करते, ना फेंकते हैं, जो बात ओरिजिनल को बताते हैं। अब अशोक गहलोत जी भैया प्रॉब्लम ये आ गई, तो स्टार्टिंग में कहा गया था कि अशोक गहलोत साहब तो बनेंगे मुख्यमंत्री, और अगर सचिन पायलट को एक बड़ा पद दे दिया जाएगा उनके मिनिस्ट्री में, चाहे आप होम मिनिस्ट्री दे दो, चाहे आप फाइनेंशियल मिनिस्टर। एक देखो भैया, एक राज्य का वित्त मंत्री कौन होता है? मुख्यमंत्री होता है, हमेशा वित्त मंत्री मुख्यमंत्री के अंदर काम करता है, या तो खुद ही होता है वो। अब देखो बात आई कि गृह मंत्री बना दिया जा सकता है, तो ये था कि देखो भैया पुलिस जैसा पूरा का पूरा मैनेजमेंट किसके अंदर आता है? होम मिनिस्ट्री के अंदर आता है, तो भी आपको पता है पुलिस में तो बहुत पैसा है, ठीक है। तो इसको देखते हुए गृह मंत्री बनाया जाएगा सचिन पायलट को, लेकिन सचिन पायलट साहब ने दे दिया पंचायती राज मंत्री, ठीक है, कि गांव में घूमो और मौज करो, आ चीज है ना, तो माना गृह मंत्री ना माना वित्त मंत्री, बड़ो पद को दो। अब काफी समय बीत गया, 2-2.5 साल हो गए, तो बोले साहब कुछ तो दो, अगर नाम माना मुख्यमंत्री बनाओ, उप मुख्यमंत्री सिर्फ नाम का होता है, कागजों में अच्छा लगता है कि मैं उप मुख्यमंत्री और कुछ काम का नहीं है, ना कोई पैसे दे, कुछ भी नहीं कर सकता, ये चीज है। अब भैया सचिन पायलट ने बगावत की कि मेरे को बनाओ, नहीं तो मैं क्या कर दूंगा। जिस हिसाब से सरकार चेंज हुई है, कहां पर है? एमपी के अंदर है, ज्योतिरादित्य सिंधिया जी विधायक लेके चले गए, बीजेपी के पास में सरकार गिर गई, और उन्होंने अपने शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री शपथ ले लिए और कमलनाथ जी घरे बैठ गया, ये चीज है। क्योंकि एमपी के अंदर जो सबसे बड़ा चेहरा था भैया वो था ज्योतिरादित्य सिंधिया। कमलनाथ जी को कौन जानता है यार, ऐसे ही बना दिया, काम करता तो बंदा कौन करता? ज्योतिरादित्य सिंधिया काम करता भैया।
आज हमारे देश का विकास कर सकता है तो नौजवान भाई बंधु कर सकते हैं, पढ़ा लिखा बंदा ही एक राज्य का विकास कर सकता है। ये चीज है तो होना चाहिए भैया। बस किसी प्रकार से क्या हुआ, सचिन पायलट ने बगावत की और बगावत की मुझे बनाओ नहीं तो मैं सरकार गिरा दूंगा। अब सचिन पायलट बगावत तो कर बैठे हो, लेकिन तो क्या मैं पार्टी छोड़ूं, पार्टी छोड़े तो लेकिन आया 17 विधायक सारे। अब क्या मैं पार्टी सरकार गिरा दूं, सरकार क्यों गिरा दोगे भैया, तेरे का तो कितना है 17 विधायक है। इन्हें कांग्रेस अपने बोले कौन भैया, हाँ अपने अशोक गहलोत साहब बोले 106 विधायकों पॉकेट में रखता हूं, ठीक है ना, कितना ही जोर लगा ले। अब क्या हुआ, क्योंकि सरकार बनाने कितने चाहिए 101 चाहिए, इनके पास इतने भी क्या 106 है, ठीक है, तभी तो घेराबंदी की गई थी, बाड़ाबंदी करके इतने रखे थे, इसलिए कोई पार्टी चेंज नहीं कर ली ये वो। अब भैया सचिन पायलट ने बगावत कर दी, 17 विधायक लेके घूम तो फिरे, प्रॉब्लम है फंस गई। अब अगर इनके पास में कितने होते भैया, इनके पास में 24 या 25 या 26 जितना भी होता नहीं, मतलब एक साथ जाए जो बीजेपी में साथ जाने के लिए 28 चाहिए, वो निर्दलीय वो माने नहीं माने वो अलग बात है, तो 27-28 तो चाहिए बीजेपी के पास जाने के लिए, 28 चाहिए भैया, डायरेक्ट है कहां पर 17। अब घूम के ऊपर चाहिए ले गए, क्या कर लो कुछ ही कौन कर पाए। अब जितना भी इनके पास थे उनके क्या मंत्री जो बड़े बड़े मंत्री दे रखे थे मंत्रिमंडल, उनको वापस मंत्री छीन लिए गए पद और नॉर्मल हो गए वे विधानसभा विधायक। समझ में आ गई कहानी, आओ लफड़ो। अब प्रॉब्लम आई, उन्होंने क्या कहा, अब भैया स्पीकर साहब सीपी जोशी एक्टिव हो गया, स्पीकर ने बोला कि बुलाओ भैया बैठक। अब बैठक बुलाते ही जिन्होंने पार्टी चेंज की है अब उनके ऊपर फैसला कौन सुनाएगा, स्पीकर महोदय जी। और आपको पता है स्पीकर सीपी जोशी किसका है, खास है गहलोत साहब जी को, ये सीधी सी बात है भैया। अब भैया पायलट सोचो कि अब तो गया भैया, अब सचिन पायलट का नहीं भैया बैठक होनी कौन दिया, वो चले गए कोर्ट के अंदर डायरेक्ट, ठीक है, और कोर्ट में चला गया, हाई कोर्ट में साहब गड़बड़ होगी, बैठक नहीं होनी चाहिए। इधर राज्यपाल महोदय को बोले भैया मुख्यमंत्री साहब का बैठक बुलाओ फटाफट इमरजेंसी के अंदर। अब भैया विधायक बिना अपने राज्यपाल जी अटक गया, इन्हें कोर्ट में चले गए, कोर्ट को दरवाजा खटखटा डालियो, सचिन पायलट साहब रोको एक बार बैठक ना बुला लियो। सीपी जोशी जी बस क्या करेगा, चाहे तो सीपी जोशी जी सचिन पायलट की 6 साल के लिए सदस्यता रद्द कर सकते, 6 साल वो चुनाव नहीं लड़ सकता था, इतनी बड़ी समस्या आ गई। समझ में आई कहानी, तो आप ऐसे कैसे पार्टी गिरा सकते हो, आप पार्टी के खिलाफ हो सकते हो, आप मतलब राज्य में विकास नहीं होने दोगे, आपके ऊपर बहुत बड़े बुरे कारनामे लगाए जाते भैया, ये चीज है, ठीक है। तो इसी प्रकार से उनकी बहुत बुरी हालत हो जाती, तब वो क्या गए सीधे कोर्ट के अंदर। फिर राज्यपाल ने कहा बैठ के बात सुनो, क्या करना चाहता सचिन पायलट। सचिन पायलट से पूछा तू क्या करेगा, तो क्यों अब सचिन पायलट भी क्यों हो गए भैया, सचिन पायलट को पसीना आ गया, अब करा के अब इन्होंने कहा कि ना तो मैं बीजेपी के पास जाऊंगा, क्यों बीजेपी वाले करेंगे क्या लेकर इसको, ठीक है ना, ये चीज है, क्योंकि है नहीं इसके पास में शासन, सरकार भी नहीं बढ़ रही बीजेपी की, तो क्या करेंगे, तो कुछ नहीं होना, तो क्या ना तो मैं बीजेपी में जाऊंगा ना मेरी नई सरकार बनाऊं, मैं तो यही है कि मेरी बात नहीं सुन रहे हो इसलिए मैं तो बगावत कर रहा हूं, मैं तो खुद कांग्रेस का हूं। अब बैठ गया, ठंडा हो गया, फिर उन्होंने कहा यार साहब गलती हो गई यार, चलो ठीक अब बात हुई भैया। रसो गलत कह तू बड़ो लीडर है यार, ऐसा थोड़ी होता है तो सचिन पायलट ने खुद के पांव पर खुद ही कुल्हाड़ी मार ली भैया, ठीक है। तो ये हुआ था दल बदल, तो समझ में आ गई कहानी, ऐसा होता है फैसला। अब क्या ऐसा तो कुछ नहीं है, अब कुछ नहीं है, विधानसभा का विधायक हाँ विधायक है वो, ठीक है, तो आपके क्षेत्र में विकास कराओ बस, पानी हो गए। तो अब देख लिए समझ में आ गई कहानी। अब देखो भैया अनुसूची नंबर है 11, देखो भैया अनुसूची नंबर 11, ये देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, 73वां संविधान संशोधन 1992 के तहत जोड़ी गई थी भैया। अब कब जोड़ी गई, 73वां संविधान संशोधन 1992 के तहत अनुसूची जोड़ी गई, और भैया इसमें क्या है, पंचायती राज से संबंधित है, इसमें पंचायती राज को संवैधानिक मान्यता दी गई, पंचायती राज को संवैधानिक मान्यता दी गई। अब देखो बच्चों अपन इसके ऊपर डिस्कशन करते हैं। देखो अपन बात आपको कैसे पंचायती राज को संवैधानिक मान्यता, मतलब क्या पहले हमारे पंचायतों के बारे में कोई संविधान में उल्लेख नहीं था क्या। देखो भैया पंचायती राज के बनाने से संबंधित हमारे संविधान में पहले भी था उल्लेख का, आर्टिकल 40। आर्टिकल 40 क्या है बच्चों, आर्टिकल 40 से अगर अपन बात करें क्या इसका उल्लेख कहां पर है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी,
बोले तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व में उल्लेख था आर्टिकल 40 का। हमारे एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है आर्टिकल 40। आर्टिकल 40 राजस्थान पुलिस के लिए इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 40 में क्या बता रखा था? आर्टिकल 40 में बता रखा था पंचायती राज का निर्माण करवाना, पंचायतों का निर्माण करवाना। बोले तो गांधीवादी दर्शन, क्या हमारे कौन से संविधान के आर्टिकल में गांधी जी की विचारधाराओं के दर्शन होते हैं? आर्टिकल 40। गांधी जी ने क्या कहा था कि देश का विकास कब हो सकता है? जब गांव का विकास होगा, और गांव के विकास के लिए पंचायतों का गठन किया जाएगा। देखो बच्चों, हाँ, तो पंचायतों का गठन कैसे करेंगे? पंचायतों का गठन, देखो पंचायत बनाएंगे नहीं तो पंचायत बनाएंगे तो भैया पंचायत के विकास के लिए पैसे आएंगे तो गांव का विकास होगा। हमारा भारत कहां पर रहता है? सर हमारे भारत गांव में बसता है। अगर हमारे भारत को देखना है तो गांव में जाकर देखिए यार, ठीक है, ये बात कही गई थी। लेकिन प्रॉब्लम यही, गांधी जी ने कहा था किसको? भीमराव अंबेडकर को, जो संविधान बना रहे थे, ठीक है, जब 1948 के अंदर स्टार्टिंग में ही, तब गांधी जी ने कहा था ओ भीमराव अंबेडकर आप क्या करो कि पंचायतों को संवैधानिक मान्यता प्रदान करो। तो भीमराव अंबेडकर ने मना कर दिया, बापू आज हम संविधान के अंदर पंचायतों को संवैधानिक मान्यता नहीं दे सकते। तो उन्होंने कहा क्यों रे भाई, क्यों नहीं दोगे? कि देखो साहब, अभी हमारा देश क्या आजाद हुआ है, गाँव के अंदर जैसे आप आज सरपंच समझते हो, उस समय गाँव मतलब रियासतों में था और छोटी छोटी रियासतें, वहां पर राजाओं का राज था। आज भी अगर मान लीजिए संवैधानिक मान्यता दे दी तो चुनाव होंगे, वहां पर चुनाव होंगे तो वो राजा ही खड़ा होगा और वो राज करेगा। तो इसलिए अभी हमारे देश के अंदर अपने पंचायती राज को संवैधानिक मान्यता देने का समय नहीं आया है। तो क्या कहा कि लेकिन टेंशन मत लेना, हम संवैधानिक मान्यता अलग से नहीं देंगे, लेकिन हम नीति निर्देशक तत्वों में जोड़ देंगे उनको। विकास तो होगा गांव का, लेकिन अलग से कुछ नहीं इसी के अंदर करेंगे कि एक मुख्यमंत्री चाहे तो गांव का विकास करवा सकता है, उसके अलग से फंड देगा भैया। ये एक बात कही गई थी, तो आर्टिकल 40 में जोड़ा गया था। अब बात भैया समय बीतता गया। अब ये बात बीच बीच में कई बार उठाई गई थी, ठीक है। अब देखो भैया एक क्वेश्चन आता है आपको कि सर फिर भारत में पंचायती राज की शुरुआत कब हुई? क्वेश्चन है मोस्ट इंपोर्टेंट, नागौर की भर्ती, पिछली भर्ती से जस्ट पिछली भर्ती, उसके अंदर क्वेश्चन आया था। नागौर की भर्ती में क्वेश्चन आया था, क्वेश्चन क्या था? भारत में पंचायती राज की शुरुआत कब हुई? उत्तर क्या है? 2 अक्टूबर 1959। 2 अक्टूबर 1959 को भारत में पंचायती राज की शुरुआत हुई थी, लेकिन संवैधानिक मान्यता नहीं गई थी, पंचायती राज की शुरुआत की थी हमने। और भाइयों कहां से हुई थी भारत में पंचायती राज की शुरुआत? राजस्थान के नागौर जिले की बगदरी ग्राम पंचायत से हुई थी, और उनका उद्घाटन करने कौन आए थे? जवाहरलाल नेहरू जी आए थे, ठीक है ना। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। तो अब मैं दिखा देता हूँ, लिखो भैया कुछ एक चीजें। भारत में पंचायती राज की शुरुआत कब हुई थी बच्चों? 2 अक्टूबर 1959 को, ठीक है। कहां से? राजस्थान से, राजस्थान के नागौर जिले से, ठीक है। और उद्घाटन करने कौन आए थे? उद्घाटन किया हमारे उस समय जो प्रधानमंत्री जी थे जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा किया गया था, ठीक है। ये चीज है। अब देखो भैया किसकी प्रॉब्लम है, किसकी सलाह पर? आपको सर अपने बलवंत राय मेहता कमेटी